नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल शानदार होंगे। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 12। इससे पहले बिहार दरोगा के लिए 11 सेट हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं आपने देखा है तो उसको देखिएगा अवश्य। प्रश्न जो हैं सारे एकदम एग्जाम के पैटर्न पर हैं, एग्जाम के पैरेलल हैं। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ, है ना। बाजार में बहुत सारे आप सेट लगाएंगे, लेकिन ये जो लगा लेंगे तो आप खुद ही समझ लेंगे, कहने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। चलिए, तो आज हम लोग सेट नंबर 12 को देखते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, मैं करंट अफेयर का भी एक सेट आपको उपलब्ध करा दिया हूं। जा करके देखिए, अगर पसंद आए तो कमेंट करिएगा, है ना। अभी तो फिलहाल हफ्ते में एक दिन का सोचा था, लेकिन आप लोगों के कमेंट को देख करके अब मुझे लग रहा है कि बढ़ाना पड़ेगा करंट अफेयर का भी। तो चलिए फिलहाल उसको देखिए और इसे भी देखिए। 12 नंबर से अच्छे प्रश्न है, 50 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए, हाँ, इनमें से कौन राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, है ना, के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है? थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है? तो प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति, इधर राष्ट्रपति मान लीजिए और इधर मान लीजिए मंत्रिपरिषद। इन दोनों का समन्वय बनाता है कौन? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के निर्णय है तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री को अगर राष्ट्रपति को कुछ बताना हो तो प्रधानमंत्री के जरिए यहाँ, तो ये कड़ी का कार्य करता है कौन? प्रधानमंत्री। अच्छा प्रश्न है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, बिहार दरोगा में आप देखते रहते हैं कि प्रश्न जो है वह बिल्कुल पॉलिटी में तो खास करके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको दिखाई दे देता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे से इसको समझिए। आइए दूसरा सवाल, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? देखिए, मंत्रिपरिषद, तो जो मंत्रिपरिषद होता है ना, उसका अध्यक्षता ये प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो मंत्रिपरिषद का भी जो बी ऑप्शन है दूसरा का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तीसरा बहुत ही खूबसूरत प्रश्न, और ये प्रश्न तो बिहार दरोगा में समझिए कि मिल ही जाएगा, दिख जाएगा आपको। ऐसे प्रश्न आपको दिखे भी हैं बिहार दरोगा में, है ना। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे और दिखे हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य व शक्तियां, है ना। प्रधानमंत्री का कर्तव्य और शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो एक अनुच्छेद है 78। 78 में इनके कर्तव्य और शक्तियां, इनके कर्तव्य क्या है, इनके शक्तियां क्या हैं, इसके बारे में बताया गया है किस अनुच्छेद में? 78 में। देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि बिहार दरोगा के लिए मैं जो प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा रहा हूं, इसमें अगर एक आध भी प्रश्न गलत आपको लगे तो उस प्रश्न संख्या सहित आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको संशोधित कर दिया जाएगा। संभावना तो ये रहता है कि गलत ना हो, क्योंकि लगभग जो चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी या फिर अच्छे बुक से मैं उठाता हूँ। बट त्रुटि उच्चारण में या फिर टाइपिंग में अगर हो जाता है तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका जो है समाधान भी कर दूंगा। ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 78, है ना, 78। आगे आते हैं। किसने मोल शब्द को प्रस्तावित किया था? मोल शब्द, विलियम ओस्टवाल्ड, जेसी बोस, अवोगाद्रो, जॉन डाल्टन। तो मोल शब्द को जो प्रस्तावित किया था वह ओस्टवाल्ड किया था। किसने? ओस्टवाल्ड ने। अच्छा, कुछ लग रहा होगा इजी प्रश्न। तो अब बिहार दरोगा का आप जब देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं जब, तो देखते हैं कि लगभग 60% प्रश्न, 50% प्रश्न सामान्य रहता है कि नहीं। तो मार्केट में आपको ऐसे ऐसे सेट लोग सेट कर दिए हैं कि समझिए कि आप 50 नहीं कर पाएंगे, इतना कठोर, 40 में लटक जाएंगे। तो मैं एक बार बता दूं कि बिहार दरोगा में इतना कठिन नहीं पूछता है जितना कठिन ये स्टेट कुछ लोग बना दिए हैं। 50 से 60 प्रश्न सामान्य होते हैं
20 से 25 प्रश्न थोड़े से मध्य स्तर के होते हैं, है ना, और 15 से 20 प्रश्न जो होते हैं वह थोड़ा सा उच्च स्तरीय होता है। तो उसी के हिसाब से मैंने सेट को डिजाइन किया है, बिल्कुल एकदम पैरेलल एग्जाम के। चलिए, तो चौथा आप देख लिया आंसर। देखिए, ये जो साइंस के आपको प्रश्न दिख रहे हैं ये सभी एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, तो इस पर संदेह नहीं करना है, एकदम एग्जाम में आ जाएगा ये सब। कैनाल रे को किसने खोजा? कैनाल रे, रे मतलब जान रहे हैं ना, कैनाल रे या किरण कह लीजिए, को किसने खोजा? चैडविक ने, कि गोल्डस्टीन ने, कि डाल्टन ने, कि रदरफोर्ड ने? तो कैनाल रे को गोल्डस्टीन ने खोजा। किसने? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने खोजा है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए, छठवां सवाल। भारत में पहली बार वन नीति घोषित की गई। तो भारत में पहली बार जो वन नीति है वह 1988 में। क्वेश्चन को समझना है, वन नीति घोषित करने की बात कर रहा है, तो बताएंगे 1988। आते हैं सातवां सवाल। विश्व ओजोन दिवस, वीवीआई प्रश्न है, इसको स्टार्ट लगा लीजिए। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 का 16 सितंबर को। हाँ, 16 सितंबर, 9वां महीना होता है सितंबर ना, हाँ, 16/9, ठीक, हर वर्ष मनाया जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, आठवां सवाल। आठवां देख, हाँ, सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति का संबंध है किससे है? उर्वरक, तिलहन, खाद्यान्न या कृषि उत्पादन से? तो कृषि उत्पादन को दोगुना करने से संबंधित है सदाबहार क्रांति। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए, नौवां प्रश्न। इनमें से कौन सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, तो 4 प्रकार के आप सामान्यतः कोयला पढ़ेंगे, है ना, जिसमें सबसे निम्न पीट हो जाता है, ठीक, फिर हो जाता है लिग्नाइट, फिर होता है बिटुमिनस, ठीक, फिर होता है एंथ्रासाइड। पीट, ली, बी, ए, ऐसे। सर्वोत्तम पूछा है तो सर्वोत्तम क्या होगा? एंथ्रासाइड होगा। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो याद कर लीजिए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, 10वां सवाल बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। डोल्ड्रम, डोल्ड्रम कहलाता है, क्या कहलाता है? विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, विषुवत रेखा से 37.5 डिग्री उत्तर, 37.5 डिग्री दक्षिण, कर्क और मकर रेखा के बीच, ये दोनों ध्रुवों के बीच। तो इसको जरा सा समझिएगा। डोल्ड्रम बिल्कुल शांत पेटी होता है ना, डोल्ड्रम जो है, जैसे पृथ्वी है तो ध्रुव तो होगा नहीं, ध्रुव, दोनों ध्रुवों के बीच का मतलब कि पूरा पृथ्वी हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। कर्क और मकर के बीच यानी कि 23.5 उत्तरी से 23.5 दक्षिणी, तो ये भी नहीं होगा, है ना। राइट जो आंसर होगा वह हो जाएगा 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी, ये वाला जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी। तो चले आगे, चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा भैया? ये ऑप्शन हो जाएगा कि विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र जो है वह डोल्ड्रम कहलाता है। चलें 11वां बात, चलिए। कलिंग की राजधानी निम्न में से कौन थी? कलिंग है ना, उड़ीसा वाला, उज्जैन, तक्षशिला, तोसली या स्वर्णगिरी? तो कलिंग की राजधानी जो थी वह तोसली थी। कहां थी? तोसली थी, याद रखना। कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था? पहले तो ये जान लीजिए कि कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन कब हुआ था, है ना। तो उस समय के 3 अधिवेशन हुआ था, मैं बस हिंट के लिए बता दे रहा हूं। पहला हुआ था 1912, बांकीपुर पटना। कहाँ में? बांकीपुर, ठीक, बांकीपुर पटना में। दूसरा हुआ था आपकी गया में, ठीक ना, गया में जो अध्यक्ष थे वो सीआर दास थे, चित्तरंजन दास थे। तो इसको भी याद कर लेना है कि कांग्रेस का बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था, पहला बांकीपुर पटना, दूसरा गया।
तीसरा कहाँ में हुआ था, जो अब झारखंड में है ना, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटनकर्ता कौन था? जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था प्रथम, तो उसका उद्घाटनकर्ता भी पंचम ही था, जॉर्ज पंचम। प से प्रथम और प से पंचम, याद कर लीजिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम राउंड टेबल सम्मेलन जो हुआ था, उसका उद्घाटनकर्ता कौन था? तो उसका उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम था। चले आगे। चलिए भैया, अगला सवाल, मुख्यमंत्री के दायित्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मुख्यमंत्री का दायित्व कह रहा है कि मुख्यमंत्री का जो दायित्व है वह किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री का दायित्व है वह 167 167, इसी अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह राज्यपाल को जानकारी प्रदान कराएगा, उपलब्ध कराएगा। चलिए 15 सवाल, 15वां नंबर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो राष्ट्रपति जो हैं वो देखिए अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, इतना कहता है 74। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, है ना। तो यही तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत, तो जान लीजिए कि अनुच्छेद 75 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, आनंद मठ से, या इनमें से कोई नहीं? तो वंदे मातरम जो है वह लिया गया है आनंद मठ, है ना, याद रखिएगा। कहां से? आनंद मठ से लिया गया है। ओके, चलिए सर 17वां, बाउल लोक नृत्य कहाँ का है? बाउल जो लोक नृत्य है वह कहाँ का है? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, है ना। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार और चौथा ऑप्शन है एमपी। तो बाउल जो है वह है पश्चिम बंगाल से संबंधित है, बाउल लोक नृत्य। कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए आगे, 18 नंबर सवाल। देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ प्रश्न जो है वो इतना इजी, तो यकीन मानिए आप एग्जाम दिए होंगे तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि आप इजी प्रश्न ही गलत करके आ जाते हैं, और इजी प्रश्नों की संख्या जो होती है ना वो लगभग 50 होती है, 45-50 खूब होगा, 55 होगा। तो इजी प्रश्न पर कमांड बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैं लगभग 30 प्रश्न जो है, 28-30 प्रश्न इजी है, बाकी जो 22 प्रश्न हैं वह आपको लेवल वाला दिखेगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है वह बांसुरी बजाते थे। अब कैसे याद रखेंगे? तो बांसुरी में बांस लगा है, बांसुरी में क्या लगा है? बांस, और बांस आप देखते हैं कि हरा होता है कि नहीं बांस? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। ओके, चलिए, नौसेना पश्चिमी कमान का मुख्यालय, नौसेना का जो पश्चिमी कमान है उसका मुख्यालय, तो पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय हो जाता है वह हो जाता है आपके मुंबई में। कहाँ में? मुंबई में, यानी कि सी बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए 20वां प्रश्न, विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि। अब आप लोग कहे थे ना कि करंट अफेयर नहीं डालते हैं, तो करंट अफेयर भी ले आया मैं। विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? विभिन्न खेलों में मतलब कि अलग अलग खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को देखिए, प्रश्न को अच्छे से समझना है ना। विभिन्न खेलों में किसी खेल का नाम नहीं लिया है, तो अन्य खेल की बात करें तो खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, और खेल प्रशिक्षकों को अगर पूछे तो बताएंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। चलिए, आप पूर्ण चंद्र को देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र मतलब कि फुल मून, जान ही गए कि फुल मून यानी कि पूर्णिमा को। कब? पूर्णिमा को। चले आगे, 22 नंबर प्रश्न। चलिए, दिक्कत नहीं। इनमें से कौन ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं? देखिए, सारे ग्रह बाएं घूमते हैं, है ना। सारे ग्रह जो हैं वह बाएं घूमते हैं, पूरब से पश्चिम, और कुछ ग्रह जो हैं वो दाहिने घूमते हैं, यानी कि पश्चिम से पूरब। अब यही पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब कि अपने दाहिने।
तो शुक्र और अरुण, तो उस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा डी, एक से अधिक, है ना। शुक्र और अरुण जो है वह दक्षिणावर्त घूमते हैं। अच्छा प्रश्न है, फंसेंगे इसमें, तो इसको देख लीजिए, शुक्र और अरुण दोनों है। चलिए आते हैं हम लोग अब प्रश्न संख्या 23 पर। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भारत की जलवायु पर भैया किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। मानसून का, जाने नहीं कि मानसून का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। गल्फ महासागर, ये जो धारा है गल्फ स्ट्रीम जो है, इसका नहीं पड़ता है ना। तो बी हो जाएगा सही। बाकी भूमध्य रेखा से, भाई भूमध्य रेखा से नजदीक है केरल, देख रहे हैं ना कि कितना बारिश होती है। हाँ, तो ये भी भूमध्य रेखा भी आपको प्रभाव डालेगा। हिंद महासागर के कारण भी यहाँ समझिए कि हिंद महासागर अगर नहीं होता तो इसको कहाँ से मिलता नमी, यहाँ के जो मानसून हवा में नमी होता है वो कहाँ से होता। तो हिंद महासागर का भी प्रभाव है, इसका भी प्रभाव है, मानसून का भी है, गल्फ स्ट्रीम का इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान देना था आपको। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी कि डेल्टा न बना करके और एस्चुरी बना रही है? डेल्टा न बनाती हो, एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख बनाती हो, वह नदी कौन सी है? तो देखिए, सामान्यतः आप जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती, जी हाँ, नर्मदा और ताप्ती जो नदी है वह डेल्टा नहीं बनाती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा। नहीं, ताप्ती है ना, ये भी ध्यान देना आपको। चलिए, नेटल के डंक में होता है, नेटल हो, देखें नेटल होता क्या है, एक पेड़ जैसा होगा, उसी में कांटा होता है ना, वो गड़ जाएगा तो आपको समझिए कि लगेगा कि बिच्छू मार दिया, इस टाइप का। तो नेटल के डंक में अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है भैया? तो मेथेनाइक अम्ल। कौन सा? मेथेनाइक अम्ल होता है नेटल के डंक में। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब कुछ प्रश्न आपको दिखेंगे जो थोड़ा सा लेवल वाला होगा। जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो जिप्सम को कैसे बना सकते हैं? 373 केल्विन पर गर्म करके, या अगला ऑप्शन 273 पर गर्म करके, 100 केल्विन पर गर्म करके, या 0 केल्विन पर गर्म करके। तो जी नहीं, 373 केल्विन पर गर्म कर देंगे तो ये जो जिप्सम है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, है ना। दोनों का सूत्र भी याद रखिएगा, CaSO4 इंटू 1/2H2O और CuSO4 इंटू 2H2O। 1/2H2O अगर बात करें तो हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 2H2O करें बात तो वो हो जाता है जिप्सम। कोई दिक्कत नहीं। CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम, CaSO4 इंटू हाफ H2O या 1/2H2O वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से, है ना। चले आगे 27 नंबर प्रश्न। अधातु सामान्यतः होती है, अधातु की बात करा तो अधातु सामान्यतः कैसा होता है भैया? तो ठोस और कैसा? गैस। जी हाँ, ठोस और गैस होता है। अधातु सामान्यतः आपको द्रव नहीं दिखेगा। जो धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है उसके बारे में आपसे अलग से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि वह कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपने मरकरी देखा होगा, पारा, उसका भी आप उदाहरण दे सकते हैं, है ना। तो अधातु सामान्यतः ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है। चलिए 28। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? लाला हरदयाल, तारक नाथदास, दादा भाई नौरोजी और शिशिर कुमार घोष। तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक जो अखबार है वह तारक, जी हाँ, तारक नाथ दास ने प्रारंभ किया। किसने? तारक नाथ दास। देखिए, मैं आपको कहता हूं कि कुछ चीजें जो है ना एग्जाम में महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है। जैसे देखिए, ये भारतीय क्रांति से संबंधित है और ये विदेश में चीज हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको आप जान लीजिए, तारक नाथ दास आंसर। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया? प्रेस सेंसरशिप जो है वह लागू करने वाला था वेल्जली। कौन था? वेल्जली, ठीक ना, वेल्जली, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया? लॉर्ड वेल्जली। चलिए
बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध है, तो बहिष्कृत भारत 4 ऑप्शन है, जिन्ना, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या भीमराव अम्बेडकर। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, है ना, कौन, डॉक्टर भीमराव B.R. अम्बेडकर कह लीजिए, भीमराव कह लीजिए, एक ही बात है, ने यह बहिष्कृत भारत पत्रिका का जो है वह संबंध है किससे, तो समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो प्रश्न संख्या 31 कहां, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, चन्हुद्रो, कोटरीज, सोहगौरा और देसलपुर। तो सोहगौरा एक अभिलेख है, सोहगौरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, मैं आपको बताया हूं कि जब भी महिला का नाम आए तो उसको आप वरीयता दीजिएगा, और महिला भी है और ये पहली भी है ना, ये है, सॉरी, ये महिला भी है और ये पहली भी है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार की अगर बात कर लें तो वह बनी है कौन, प्रीति रजक। कौन बनी है, प्रीति रजक। अच्छा सवाल है। चलिए आगे चलें, प्रश्न संख्या 33, हेलिना क्या है, हेलिना क्या है भाई, तो हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है, याद रख लेना है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है। चलिए एक और प्रश्न है बहुत ही खूबसूरत, लुपेक्स क्या है, लुपेक्स क्या है, तो लुपेक्स है जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन। जी हाँ, जाक्सा और इसरो कहाँ है, ऑप्शन में है कहीं, हाँ ये है, तो जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है और इसरो का एक अवधारणा मिशन है ना, एक अवधारणा मिशन है ये जाक्सा और इसरो का। अच्छा सवाल था, ध्यान देना था आपको। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर रख दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर है ना, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, तो इसका नाम बदल करके क्या नाम रख दिया गया है, जयस सिटी, श्रीभूमि, सी है विजयपुरम, डी है तपेश्वरनाथ। तो विजयपुरम, कौन, विजयपुरम जो है यह इसका नाम बदल करके रखा गया है, किसका, पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम है, ध्यान को रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 36, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। देखिए मैं बोल रहा था ना कि अब प्रश्नों का जो लेवल होगा थोड़ा सा ऊंचा होगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन सा वह गवर्नर जनरल है जिसको औरंगजेब निष्कासित कर दिया था, उसका नाम है जॉन चाइल्ड। क्या नाम है, जॉन चाइल्ड। समझ लीजिए कि चाइल्ड मतलब बच्चा, तो बच्चा को भगा दिया था। चलिए 37वां, भारत आने वाले मार्ग केप ऑफ गुड होप, इसी मार्ग से भारत की खोज हुई है ना, केप ऑफ गुड होप। इस मार्ग की खोज किसने की है, केप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज किसने की है, तो वास्को डी गामा तो भारत की खोज किया है, अब्दुल मानिक तो उसका पथ प्रदर्शक था, कोलंबस ने तो अमेरिका की खोज की है, बार्थोलोम्यू डियोज जो है इसने इस मार्ग जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरिक्ष, इस मार्ग की खोज की है। अच्छा सवाल है। चलिए बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ में है, बुलंदी बाग, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में भेटाएगा। तो बुलंदी बाग आपके पाटलिपुत्र में है, कहाँ में है, पाटलिपुत्र में है। 39 नंबर सवाल, इनमें से कौन दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, तो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन, कहाँ, पोटली या लिख लेता हूं मैं, पोतन में थी, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। ओके चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 40 पर। अस्थि से अस्थि मतलब कि का जो हड्डी होता है, ये जो हड्डी होता है, हड्डी से हड्डी के जोड़, जैसे इधर से भी हड्डी आया है ना और इधर से भी हड्डी आया, ऐसे, तो हड्डी से हड्डी जो जुड़ता है, जो ज्वाइंट होता है, इस जोड़ को क्या कहा जाता है, टेंडन, लिगामेंट्स, इनमें से कोई नहीं कि दोनों। तो देखिए अस्थि अस्थि तो लिगामेंट हो जाएगा, है ना, और मांसपेशिया से जब जुड़ेगा अस्थि तो टेंडन हो जाएगा, दोनों आपको याद रखना है, अस्थि अस्थि लिगामेंट्स हो जाता है। चलिए निश्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत प्रयोग होता है, जब आप सांस को खींचते हैं अंदर,
तो कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड आप खींच लेते हैं? यह प्रश्न कॉन्सेप्चुअल है, समझेंगे तो समझेंगे, नहीं तो गलत कर देंगे। ऑप्शन देख लीजिए पहले, 4%, 0.03%, 21%, 79%। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा 79, कोई 21, कोई 03, कोई 4। राइट आंसर क्या है? तो राइट है 0.03। अब कैसे याद रहेगा? देखिए, आप ये जान लीजिए कि वायुमंडल में भैया जितना परसेंट रहेगा, वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है ना, और बाकी अन्य गैस में जो 1% में है, बाकी अन्य गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। तो भैया जो वायुमंडल में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड वही वाला खींचेंगे ना आप, कि छान के हवा को खींचेंगे? जो वायुमंडल में हवा मौजूद है सबको खींच लेंगे आप, खींच तो लेंगे सब। तो वही तो पूछ रहा है, निःश्वासन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत प्रयोग होता है? तो जो वायुमंडल में है, तो वायुमंडल में भी इतने हैं, ये सब आप खींच ले रहे हैं। प्रश्न बस आपको फंसाने के लिए घुमाया था खाली। चलिए, इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन सेलुलर, है ना, कोशिकीय ईंधन या सेलुलर फ्यूल, दोनों याद रखना है, हिंदी नाम और इंग्लिश नाम। इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन या सेलुलर फ्यूल भी कहा जाता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, प्रोटीन, विटामिन। तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन या सेलुलर फ्यूल भी कहा जाता है। अच्छा सवाल है। इनमें से कौन रक्त को शुद्ध करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। ये प्रश्न तो बहुत सारे बच्चे गलत ही करते हैं, कुछ हृदय मारते हैं, कुछ यकृत, कुछ लीवर, कुछ फेफड़ा। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो देखिए, रक्त को शुद्ध जो है ना, ये आपका हृदय हो जाता है। जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे मैं बना दे रहा हूं, ये हृदय हो जाता है। इसमें 4 चैम्बर होता है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। एक तरफ होता है अशुद्ध खून, अशुद्ध खून होता है कि नहीं? अशुद्ध खून ये हृदय से निकल के और जाता है कहां? यहां पर होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा होता है यहां पर, ऐसे, ठीक। अब अशुद्ध खून जाता है फेफड़ा में, यहां इसमें ऑक्सीजन मिलता है और शुद्ध होकर के, और फिर यहां जाता है इस तरफ दिल में, ऊपर वाले में, अलिंद कहते हैं इसको, है ना, अलिंद। तो शुद्ध कौन कर रहा है? ये तो दे रहा है, गंदा खून दे रहा है यहां, और ये शुद्ध करके साफ दे रहा है ऑक्सीजन मिला करके, और फिर यहां से ये जा रहा है बाकी शरीर के अन्य भागों में। यही होता है ना सिस्टम? हाँ सर, यही होता है। तो शुद्ध तो यही कर रहा है, फेफड़ा ही कर रहा है। हृदय तो शुद्ध कर नहीं रहा है, ये तो शुद्ध खून का बंटवारा कर रहा है भाई। तो हृदय तो होगा नहीं, कौन होगा? फेफड़ा। लीवर भी होगा नहीं, यकृत वही चीज है ना, यकृत, लीवर। तो आप समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन, है ना, याद रखना है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही आंसर। चलिए आगे। 45, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण, कारण नहीं है, कण है ना, धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। कंबल को आप ऐसे पकड़ लीजिए और डंडा इस पर प्रहार करिए तो देखिएगा धूल का कण निकलेगा। यह न्यूटन के किस गति के नियम? तो यह देखिए जड़त्व के नियम के कारण होता है। कोई भी चीज जो है वो वहीं रहना चाहता है ना। कंबल में धूल भी रहना चाहता है, लेकिन कंबल को जब आप पीटते हैं तो कंबल नीचे धस जाता है और धूल वहीं के वहीं रह जाता है, इसलिए धूल आपको दिखाई देगा निकलते हुए, है ना। तो ये बात होता है, पहला गति नियम, आंसर याद रखना है आपको। चलिए, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो गलनांक भी मतलब कि समझ ही गए हैं कि ये बढ़ता है तो भी बढ़ता है, ये तो भी नहीं लिखना चाहिए था हमको, गलनांक का लिखना चाहिए था, तो ये भी बढ़ जाता है। चलिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इनमें से कौन अपरिवर्तित रहता है? मतलब कौन ना बदलता है, बाकी बदल जाता है, कौन नहीं बदलता है? तो देखिए, आवृत्ति जो है वह नहीं बदलती है। आवृत्ति जो है वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। आवृत्ति, चाल बदल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि ध्वनि की चाल पानी में कुछ आओ, स्टील में कुछ आओ, निर्वात में बिल्कुल है ये ना, है ना। तो माध्यम बदलने पर चाल तो बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है वह नहीं बदलता है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, किसने कहा था? इकोनॉमिक्स के भी 3 प्रश्न आपको मैं ऐड किया हूं। तो अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन देखिए यहां पर 4 ऑप्शन है, रॉबिन्स, मार्शल, के मेहता या एडम स्मिथ। तो मार्शल, जी हाँ, मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वह आदर्श विज्ञान है। ओके, चलिए, ये बढ़िया प्रश्न है, 49 नंबर, बहुत बढ़िया। गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं भाई? मूल्य में वृद्धि होने पर मांग घट जाता है, जैसे कोई वस्तु है, मूल्य बढ़ा दिए तो ओकर बिक्री कम जाएगा, ये होता है। दूसरा, मूल्य में वृद्धि हो, मांग भी बढ़ जाता है, अगर दाम बढ़ा दिए तो वह ज्यादा महंगा बिकने लगेगा। अच्छा, ऐसा होता है क्या? देखिए, मूल्य में कमी करते हैं तो मांग बढ़ जाता है, मूल्य में कमी करने पर तो सामान्यतः सब चीज का मांग, अपना समझ ही रहे हैं, मूल्य में कमी होने पर मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर है कि मूल्य बढ़े, अगर दाम बढ़ा दिया जाए तो और खरीदारी बढ़ जाता है, ये होता है गिफिन वस्तु, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। चलिए, शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार कहलाते हैं। शेयर बाजार के बाहर जो भी व्यापार होता है उसको क्या कहा जाता है? बफर स्टॉक, ब्रिज लोन, कर्व डीलिंग या टोबिन डीलिंग, है ना? तो शेयर बाजार के बाहर जो व्यापार होता है वह कर्व डीलिंग कहलाता है, कर्व डीलिंग कहलाता है। 50 प्रश्न थे। आज के प्रश्न जो थे वो, इसमें करंट भी आपको दिख गया और पॉलिटी तो दिखा ही, इकोनॉमिक्स भी आपको दिख गया। तो प्रश्न जो थे वो बिल्कुल एग्जाम के ही दृष्टिकोण से मैं डिजाइन ही किया हूं। देखिए, एक आध सेट आपको मिल जा सकता है जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लग जाएगा आपको टफ, कोई कोई सेट मिल जाएगा, क्वेश्चन लग जाएगा कि आपको थोड़ा आज इजी। तो घबराना नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम देते हैं तो देखते हैं ना कि कभी टफ क्वेश्चन, कभी इजी क्वेश्चन, तो आप उसी हिसाब से अपने आप को डिजाइन कर रहे हैं हमारे सेट के माध्यम से। कैसा भी प्रश्न है आपको घबराना नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो चलिए, बाकी कमेंट करिएगा करंट अफेयर वाला जो सीरीज है उसके लिए, कि क्या पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए उसको। तो चलिए, फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।